हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और आज की इस क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर का एक बिल्कुल बेसिक टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। यदि आपने इस टॉपिक को क्लियर कर दिया तो देखो, इनमें से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको नहीं आते। हिंदी मीनिंग तो पता है, लेकिन इस्तेमाल कैसे करें ये आपको नहीं पता। दूसरी बात, आपने ये वाली टेबल तो देखी होगी। ऐसा हो नहीं सकता आप इंग्लिश सीख रहे हैं और आपने इस वाली टेबल को ना देखा हो। ये वाली जो टेबल है, ये वाली टेबल मुझे पता है कि आप में से 90% लोगों को तो ये पता ही नहीं है ये जो टेबल है इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है। तो आज की इस वीडियो में इस टेबल को हम जो है इस्तेमाल करना सीखेंगे और इनमें जो वर्ड्स है ना, इनको हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। ठीक है, जितने भी वर्ड्स हैं इन सबको एग्जाम्पल के साथ देखने वाले हैं। सिर्फ आपको पहले मैं छोटा सा इनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इधर वाली जो ये कॉलम आपको दिख रहा है, इधर पर्सन कॉन्सेप्ट के बारे में लिखा हुआ है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, यही चीजें ऊपर से नीचे तक लिखी हुई हैं। इधर आपका क्या है, इधर आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन और इधर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यानी कि ये वाले जो वर्ड्स हैं और ये वाले जो वर्ड्स हैं ये तो आपने देखे होंगे, है ना। यूज भी आप करते हैं, आई यू इनका यूज करते हैं ना। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं, यानी कि इनका हम सब्जेक्ट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये वाले जो वर्ड्स हैं इनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, इनको हम ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि ये जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सबके सब क्या है, प्रोनाउन है। सबके सब क्या है, ये प्रोनाउन है। ठीक है, तो यहां पर आपको एक बात याद रखनी है कि ये वाले जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है, और ये वाले जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इन सब का मीनिंग सेम ही होता है। हिंदी में तो इनका मीनिंग सेम ही है। ठीक है, इंग्लिश में चाहे इनका कुछ भी मीनिंग हो, ठीक, हिंदी में इनका मीनिंग सेम है। वी का हम है, अस का मतलब भी हम ही है, आई का मतलब मैं है और मी का मतलब भी हम ही है। ठीक है, दे का मतलब वे है और देम का मतलब भी हिंदी में वे ही है। यानी कि एक हिंदी के शब्द के लिए इंग्लिश में दो दो वर्ड हैं। लेकिन क्या इस्तेमाल करना है, यदि ये मैं आपका ऑब्जेक्ट में आएगा तो ये वाली लाइन आपको इस्तेमाल करनी है। यदि ये मैं सब्जेक्ट में आएगा तो इन वाले वर्ड्स में से आपको जो है इस्तेमाल करना है। तो चलिए इनको एक एक करके इनका इस्तेमाल करना सीखते हैं। ठीक है, और इसी तरह से ये जो पजेसिव एडजेक्टिव है और पजेसिव प्रोनाउन है, इनका भी हिंदी में मीनिंग सेम है। ठीक है, इनका भी हिंदी में मीनिंग सेम है। जो मतलब माई का है मेरा, वही मतलब माइन का है मेरा। ठीक है, जो मतलब अवर का है हमारा, वही मतलब अवर्स का है हमारा। जब दो दो वर्ड्स हैं, हिंदी में मीनिंग एक ही है, तो फिर इनको इस्तेमाल करने के रूल्स जरूर अलग अलग होंगे, है ना। इस वर्ड को अलग इस्तेमाल करने के रूल्स होंगे और इस वर्ड को इस्तेमाल करने के अलग रूल्स होंगे। और ये जो पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन मैंने आपको दिखाया है ना, ये जो है इस टेबल में यहाँ पर है, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन। ये दो चीजें मैंने आपको बताई और ये बताई, और आपका लास्ट में बच जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं इनको मैंने एक बिल्कुल छोटी सी सिंपल सी भाषा में तोड़ दिया है। उसके द्वारा हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो जिंदगी में टेबल आपको कभी याद ही नहीं होगी, लेकिन मैंने इनको बिल्कुल छोटी सी भाषा में छोटे छोटे करके इनको तोड़ दिया है। ठीक है, बाकी आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, यदि आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। हमारे ऐप का नाम है अल्फा स्पोकन इंग्लिश ऐप। ठीक है, और आपको मैं अपना जो है नंबर भी दे देता हूं। अगर आपको कोई इशू होता है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, 8920808078। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हेल्पलाइन। इस पर आपका जो इशू होता है आप हमें जो है व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो अब इनको हम एक छोटी सी भाषा में इनको देखने वाले हैं, पूरी की पूरी टेबल को। देखो, ये जितने भी वर्ड्स थे, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इन सबको हम बोलते हैं इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन के नाम से हम इन सभी वर्ड्स को जानते हैं। ठीक है, जैसे कि आई रीड ए बुक, मैं किताब पढ़ता हूं। वी आर गोइंग टू मार्केट, हम बाजार जा रहे हैं। यहां पर हमने आई का इस्तेमाल किया है, यहां पर हमने वी का इस्तेमाल किया है। किसके लिए, सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए कि कौन कहां पर जा रहा है। ठीक है, आई का मतलब क्या होता है, मैं होता है। वी का मतलब क्या होता है, हम होता है। तो देखो, मैं और हम दोनों कहां पर आए हैं, सब्जेक्ट में आए हैं, तो इसलिए हमने सब्जेक्टिव केस का भी यहां पर इस्तेमाल कर दिया। मैंने एक तरफ बताया था ना आपको, एक तरफ सब्जेक्ट वाले थे, एक तरफ ऑब्जेक्ट वाले थे, बीच में था हिंदी में मीनिंग। ठीक है, तो इस तरह से आप इनका इस्तेमाल करते हैं, तो नॉर्मली चीज है, आप सभी को आती भी होगी। अब देखो,
दूसरा लिखा हुआ है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? अधिकारवाचक सर्वनाम। हिंदी में मत जाओ क्योंकि हिंदी में हमें नहीं पढ़नी है, इंग्लिश में याद रखो पजेसिव प्रोनाउन। क्या याद रखना है? पजेसिव प्रोनाउन। ये क्या बताते हैं? जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। अब जैसे पेन है, ठीक है, अब मैं बोलने लगूं भाई यह पेन मेरा है, यह पेन उसका है, मतलब इस पेन पर किसका अधिकार है मैं ये बता रहा हूं इन सेंटेंसेस के द्वारा, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला दिस लैपटॉप इज माइन, यह लैपटॉप मेरा है। दिस बुक इज योर्स, ये किताब तुम्हारी है, ठीक है। तो मतलब किसी चीज पर यदि किसी के अधिकार के बारे में हमें बताना है तो वहां पर हम कैसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं? यूर, योर्स, माइन, अवर्स, हर्स, है ना, इस तरह के वर्ड्स का जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन में नॉर्मली जो वर्ड्स यूज करते हैं ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन में आपके वो वाले वर्ड्स आएंगे जो भी हमने पीछे देखे थे, माइन, यूअर्स, अवर्स, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स आएंगे। आगे देखो, इसके बाद जो इसमें हमारा नेक्स्ट है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को देखिए हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। जब वाक्य में माई सेल्फ, अवर सेल्फ, यूर सेल्फ, यूर सेल्फ, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स आपको दिखाई दें, ठीक, तो यहां पर क्या होता है कि प्रयोग से काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़ता है, यानी कि जो काम को कर रहा है ना उस पर ही उसका असर पड़े, ऐसा हमें इन सेंटेंसेस को देख के महसूस होता है, फील होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि भाई इनका असर इसी पे पड़ रहा है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने को चोट पहुंचाई, ठीक है। तो देखो मैंने ये जो माई सेल्फ किसके लिए यूज किया है? अपने लिए इस्तेमाल किया है। वी कैन हेल्प अवर सेल्व्स, ठीक है, ये जो अवर सेल्व्स है किसके लिए यूज किया है? हमने वी के लिए यूज किया है कि हम अपनी मदद स्वयं कर सकते हैं, भाई हम खुद अपनी मदद कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने इनको इस्तेमाल किया है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं ज्यादातर उनका इस्तेमाल जब हम करते हैं तो हमें देखने में ऐसा लगता है कि इसका जो ये जो हमने वर्ड इस्तेमाल किया है इसका जो असर है वो खुद सब्जेक्ट पर ही हमारा पड़ रहा है, इस तरह का सेंस आपको दिखेगा। एक होता है एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है, इसको हिंदी में तो बलदायक वगैरह जो कुछ बोलना बोल देते हैं, लेकिन एम्फेटिक का मतलब मैं आपको बताता हूं। यहां पर क्या लिखा हुआ है? जब ये वाले वर्ड्स ही जो ये ऊपर वाले लिखे हुए हैं ना, ये वाले वर्ड्स सेम टू सेम, ठीक है, हिमसेल्फ, हवरसेल्फ, देमसेल्फ, इनका प्रयोग वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए होता है, किसी चीज पर बल देने के लिए होता है। एम्फेटिक जो है प्रोनाउन उनको हम कहते हैं। जैसे मैंने बोला आई किल्ड द रैट माई सेल्फ, ठीक है, इसमें मैंने क्या बोला है? मैंने खुद ही चूहे को मार डाला। भाई मुझे चूहा दिखा, मैंने किसी को आवाज नहीं लगाई, मैंने खुद ही मार डाला, अपने आप ही उसको मार डाला, है ना, मतलब मैंने अपने आप पर बल देकर बोला है मैंने मारा है उसको, है ना, मैंने मारा है इस सांप को, मैंने मारा है इस चूहे को, मतलब हम अपने आप पर ही फोर्स करके अपने आप पर ही बल दे के सेंटेंस को बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर रखते हैं। यू कैन डू इट यूर सेल्फ, तुम इसे खुद कर सकते हो, मतलब तुम खुद कर सकते हो, भाई खुद कर सकता है तो इसको किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं है, बोलते हो ना कई बार ऐसे। तो वहां पर आप जो है इन्हीं प्रोनाउंस का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जो आपकी कैटेगरी है उनमें रखते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक दोनों में आते तो सेम एक जैसे ही वर्ड्स हैं, लेकिन देखो दोनों में मीनिंग ये वर्ड्स अलग अलग निकाल रहे हैं, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखो, इसके बाद आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इनके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? देखो यहां पर लिखा हुआ है जिस प्रोनाउन को प्रयोग वस्तु या व्यक्तियों को सूचित या इंगित या फिर निर्देशित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से हैं? दिस हो गया, दैट हो गया, इसके अलावा दीज हो गया, दोज हो गया। ये जो आपके वर्ड्स दिख रहे हैं इनका इस्तेमाल हम किसी वस्तु के बारे में करते हैं। जैसे कि मैं बोलूं दिस वर्ड, दोज वर्ड्स, है ना, हम क्या कर रहे हैं किसी की तरफ इशारा करके बोलो भाई वो वाले वर्ड्स, दोज वर्ड्स, दिस वर्ड, है ना, दीज टेबल्स, दोज टेबल्स। यानी कि हम यदि नजदीक की वस्तु के बारे में बोलेंगे तो कैसे बोलते हैं? दीज या दिस, इनमें से किसी का इस्तेमाल करते हैं। दूर की वस्तु के लिए दोज या दैट का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखो दिस इज ए टाइगर, यह एक टाइगर है। दैट इज ए टेबल, दैट इज अ टेबल, मतलब वो एक टेबल है, इस तरह से। इसके बाद आता है इंडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसको हिंदी में बोलते हैं।
जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में हमें जिन वर्ड्स से नहीं पता चल रहा है उनको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर रखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला एनीबडी कैन बीट हिम, मतलब इसे एनीबडी कैन बीट हिम, मतलब मान लो बहुत सारे बच्चे खड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, व्यक्ति खड़े हुए हैं, मैं बोल रहा हूँ भाई एनीबडी कैन बीट हिम। अच्छा देखो, एनीबडी से हमें कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा, क्योंकि ये तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोगों के बारे में जो है हमें बता रहा है एनीबडी, कोई भी, है ना। तो यहाँ पर हमें किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में जानकारी नहीं मिल रही है, इसलिए इसको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा गया है, और जिससे हमें किसी भी वस्तु का या व्यक्ति का एक निश्चित का बोध नहीं हो रहा है, निश्चित के बारे में पता नहीं चल रहा है। नन कैन डू दिस। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो नन है इससे भी यही जो है हमें ऐसा लगता है कि मतलब हमें किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में नहीं पता चल रहा है, पर्टिकुलर वस्तु के बारे में या व्यक्ति के बारे में हमें यहाँ से नहीं पता चल रहा है, इसलिए इनको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर रखते हैं। ठीक है, चलो, और देखो यदि अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तीनों जगह पर एक ही नाम है, इंग्लिश विद चिंटू। क्या नाम है? इंग्लिश विद चिंटू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसमें हम ईच, ईदर और नीदर का प्रयोग करते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है जो कि उस टेबल से बाहर की है। ठीक है, तो मुझे लगा कि मैं इनको भी आपको बता दूं। ठीक है, क्या होता है? ईच, ईदर और नीदर, ये सब किसके अंदर आते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट। ठीक है, आगे देखो नीदर ऑफ द टू बॉयज वाज एब्सेंट। तो यहाँ पर ये जो वर्ड्स है ना, ईच, नीदर, ये सब के सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होते हैं उनका देखिए क्या मीनिंग होता है। पहले ये देखो कौन से वर्ड्स आते हैं इसमें। ईच अदर, वन अनदर, इस तरह के वर्ड्स जो है आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। जैसे कि दे लव्ड ईच अदर, मतलब एक दूसरे को वो प्यार करते हैं। दे मिस्ड वन अनदर। ठीक है, तो मतलब ये जो ईच अदर है, वन अनदर है, इनको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत पढ़ते हैं। किसके अंतर्गत? रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत इनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या आता है? रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना, इसका प्रयोग हम कब करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य में अपने से पहले प्रयुक्त किसी नाउन या प्रोनाउन के बदले में आकर उस या नाउन या प्रोनाउन को दोबारा बताने की कोशिश करता है। पुनरुक्ति का मतलब है उसके बारे में दोबारा हमें बताता है। जैसे मैंने बोला दिस इज द बुक दैट वाज गिवन टू मी। मैंने बोला कि दिस इज द बुक, मान लो ये कोई किताब है। ठीक है, मैंने बोला दिस इज द बुक, ठीक है, यह वह किताब है, दैट वाज गिवन टू मी, जो कि मुझे दी गई थी। ठीक है, तो दैट ये जो हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है ना, ये हमने इस किताब के लिए ही किया है। किसके लिए? इस किताब के लिए ही हमने इस जो दैट वर्ड है इसका इस्तेमाल किया है। तो ये वर्ड जो है हमें किसके बारे में बता रहा है? इस बुक के बारे में। बुक किसके अंदर आएगी? नाउन के अंदर आएगी। ठीक है, द बॉय हु इज प्लेइंग इन, द बॉय हु इज प्लेइंग, ये विद आएगा यहाँ पे। ठीक है, गड़बड़ हो गया, विद माई फ्रेंड। तो द बॉय के बाद ये जो हु लिखा हुआ है ना, ये किसके लिए आया है? इस बॉय के लिए ही आया है भाई। द बॉय हु इज प्लेइंग विद माई फ्रेंड, वो जो लड़का है ना जो मेरे भाई के साथ खेल रहा है। तो ये जो हु है हमने किसके लिए इस्तेमाल किया है? बॉय के लिए इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो इसलिए इनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि ये एक वर्ड का दूसरे वर्ड से जोड़ने का या फिर रिलेशन दिखाने का ऐसा कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से मोटे तौर पर आप इनको समझ सकते हैं। इसके बाद आता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक। अब यहाँ पर इंटरोगेटिव से ही पता चल रहा है कि हम किसी से कोई सवाल कर रहे होंगे, है ना। देखो, वेयर इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी कहाँ पर हैं। हु आर यू, तुम कौन हो। तो ये जो वर्ड्स है ना, इन वर्ड्स को भी आपको याद रखना है यदि आपको इंग्लिश को अच्छे से समझना है, गहराई से आपको इंग्लिश को समझना है। इस टेबल में से हमने इन वर्ड्स को देख लिया है, इन वाले वर्ड्स को भी देख लिया है। ये वाले वर्ड्स सब्जेक्ट में प्रोनाउन मतलब यूज हो रहे हैं, और ये वाले जो हैं ऑब्जेक्ट में यूज हो रहे हैं। इधर से हमने इनको भी देखा है, माइन, अवर, योर्स। ये क्या कर रहे हैं? ये हमें किसी वस्तु पर अधिकार को दिखा रहे हैं, है ना। किसी वस्तु पर क्या दिखा रहे हैं? अधिकार को दिखा रहे हैं। इनका एक छोटा सा एग्जाम्पल और मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि मैंने बोला दिस बुक इज माइन, ठीक है, और मैंने बोला दिस बुक इज माइन, और मैंने बोल दिया दिस इज माई बुक। क्या बोल दिया? दिस इज माई बुक। तो यहां पर देखो बुक पीछे लिखा गया है, यहां पर बुक के बारे में हमने पहले ही लिख दिया है।
ये जो माइन है ना, इसके बाद आपका ये जो यहाँ पर जो भी नाउन वगैरह आप लिखना चाहते हैं इसके बाद नहीं आएगा, जो कुछ है इससे पहले ही आ जाएगा। लेकिन इधर माई के बाद वो जो नाम है, जिस वस्तु का नाम लिखना चाहते हैं, अब यहाँ पर बुक है, कल को यहाँ पर कार भी आ सकती है, तो उसको आप माई के बाद लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं कि ये जितने भी वर्ड्स हैं जो पजेसिव एडजेक्टिव में आ रहे हैं, इनके बाद आप नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी वस्तु का नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। लेकिन ये जो वर्ड्स हैं इनके बाद कभी भी किसी वस्तु का नाम नहीं लिखना है, इनसे पहले लिख दो जो भी आपको लिखना है, ठीक है। इन दोनों में ये डिफरेंस है, बाकी दोनों एक ही चीज़ जो है हमें बताते हैं कि किसके पास क्या है, ठीक है, किस पर किसका अधिकार है। ये दोनों जो लाइन है, दोनों जो कॉलम में ये जो वर्ड्स हैं, ये हमें इन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। और इनके बारे में भी हमने देखा था कि ये क्या करते हैं, ये वाले जो वर्ड्स हैं खुद सब्जेक्ट को ही टारगेट करते हैं, है ना, सब्जेक्ट के बारे में ही खुद जानकारी देते हैं, या फिर सब्जेक्ट पर ही एक तरह से उसको मतलब ऐसा दिखाने के लिए, कुछ बलपूर्वक कुछ उस पर कोई चीज़ दिखाने के लिए कि यह मैंने खुद ने किया। भाई खुद ने किया है मैंने, है ना, बहुत से लोग क्रेडिट लेने के लिए बार बार अपना नाम लेते हैं, मैंने खुद ने किया है ना, ये उसने खुद ने देखा। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इनका हम इस्तेमाल इस तरह के सेंस में करते हैं। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और है यहाँ पे, वो है आपका पर्सन कॉन्सेप्ट। पर्सन कॉन्सेप्ट मैं इसमें क्यों जो है यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये जितने भी वर्ड्स जो हैं हम देख रहे हैं यहाँ पे, इधर देखो ऊपर वाली लाइन तो हमने क्लियर कर ली है, लेकिन इधर देखो ये पर्सन कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये चीज़ भी हमें क्लियर करने की ज़रूरत है, ठीक है। पर्सन कॉन्सेप्ट में आपको एक बात याद रखनी है कि आपके 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन में आपका वो आता है जो बोलता है, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं अपने आप को फर्स्ट पर्सन में काउंट कर सकता हूँ। सेकंड पर्सन में वो आता है जो कि सुनता है, सुनने वाला क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में हम बात करते हैं वो थर्ड पर्सन होता है। अब मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन, और हम जिसके भी बारे में बात करेंगे, कल को मान लो हम किसी की चुगली करने लगे दोनों एक साथ बैठ करके, तो वो जो तीसरा व्यक्ति है ना हम दोनों के बीच में, वैसे भी तीसरा ही है, तो मतलब थर्ड पर्सन के अंदर वो आ जाएगा। अब इनको भी सिंगुलर और प्लूरल में रखा गया है। अब मान लो मैं खुद अकेला हूँ तो मैं अपने लिए मैं का इस्तेमाल करूँगा, यानी कि आई का। यदि मैं एक से ज़्यादा होता, मेरे साथ एक और होता, तो मैं बोलता हम, यानी कि इंग्लिश में मुझे वी का इस्तेमाल करना पड़ता। सेकंड पर्सन में, सिंगुलर में और प्लूरल में दोनों में एक ही वर्ड है यू, और थर्ड में ही सी इट है, और प्लूरल में आपका क्या आता है दे, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आपका आता है ही सी इट। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स ये हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप पर्सन कॉन्सेप्ट को भी याद रख सकते हैं। बाकी अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अल्फा स्पोकन इंग्लिश के नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आपको मैंने अपना नंबर भी दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यदि आप ई बुक्स वगैरह परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।